नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। स्वागत करता हूं आप सबका टीवी भारत 24 के डेली शो द खास खबर में। आज के खास खबर में बात करेंगे इजराइल के ही बारे में। 5वां दिन चल रहा है आज वॉर का। आज सुबह यानी 12 अक्टूबर के दिन एक बहुत बड़ा अटैक हुआ हमास के अंदर यानी गाजा पट्टी के अंदर, और इसके अंदर बहुत से लोगों की जाने गई है। इसके बारे में तो बात करेंगे, वॉर की कुछ अपडेट्स है उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे हमास जो आतंकवादी गुट है उसके पास इतना फंड और इतना पैसा आता कहां से है। और लास्ट में बात करेंगे कि हमास जो कि कई लोग पैलेस्टाइन भी समझ रखे हैं, उसका अरब कंट्रीज साथ क्यों नहीं दे रही है, जो कि पहले उसका काफी ज्यादा साथ दिया करती थी। अब्राहम अकॉर्ड जो कि सूडान में साइन हुआ था 1965 के अंदर। इन सब के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की कुछ खास हेडलाइंस के बारे में, ताकि आपको ये पता चले देश और दुनिया में चल क्या रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की। दरअसल इजराइल ने गाजा पट्टी पर एक बार फिर से हमला बोल दिया है। आज यानी 12 अक्टूबर की सुबह हवाई हमले में कम से कम 51 लोगों की यानी 51 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं तकरीबन 281 लोगों की घायल होने की खबर है। न्यूज वेबसाइट CNN के द्वारा फिलिस्तीनी स्वास्थ्य विभाग जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके हवाले से ये जानकारी दी गई है, जिसमें जिट्रोल, सबरा, अल नफाक और टिटेल अल हवा में हवाई फायरिंग हुई है। इन रहायशी इलाकों के अंदर इजराइल के द्वारा अटैक किए गए हैं और इन लोगों की मौत की खबर सामने आई है। कितना आंकड़ा गया है इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे आज की खास खबर में। वहीं आज की दूसरी हेडलाइन की बात करेंगे तो निकल कर आ रही है कनाडा से। दरअसल कनाडा में तनातनी के बीच में दोनों देशों के संबंधों को लेकर एक अच्छी खबर सी आई है। अमेरिका में कनाडा के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। हालांकि अभी तक दोनों देशों ने यह अनाउंस नहीं किया है कि इसमें क्या बात हुई है। ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक जयशंकर और कनाडा के विदेश मंत्री मेलोनी जोली के बीच में यह मुलाकात हुई थी। अखबार ने इस मीटिंग की खबर देते हुए यह कहा कि जब भारत द्वारा कनाडा में अतिरिक्त जो पॉलिटिकल जो नायक थे उनको वापस बुलाने को लेकर 10 अक्टूबर की सीमा को खत्म कर दिया गया है। और फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट का यह भी दावा किया गया है कि कनाडा में राजनयिक भारतीयों की अभी भी इसलिए बने हुए हैं क्योंकि भारत में कनाडा के बीच में अंदर खाने की बातचीत चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्कों के बीच की टेंशन के बाद कनाडा सरकार भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों को सुधारने की कोशिश करती जा रही है। वहीं बात करेंगे आज की तीसरी हेडलाइन के बारे में तो निकल कर आ रही है बिहार से। दरअसल बिहार के बक्सर जिले में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन अचानक पटरी से उतर गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 70 लोग घायल हो गए हैं। ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से गुवाहाटी कामाख्या स्टेशन की ओर जा रही थी। 11 अक्टूबर की रात को लगभग 10:30 बजे ट्रेन रघुनाथपुरा रेलवे स्टेशन के पास पहुंची। तब AC3 टेयर्स जो कि एक रेल का बोगी थी उसके डिब्बे पलट गए और इन डिब्बों के साथ में 4 अन्य डिब्बे भी पलट गए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट की माने तो तकरीबन 23 कोच वाली ये ट्रेन 11 अक्टूबर की सुबह 7:30 बजे दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से रवाना होकर रेल मंत्रालय ने भी साथ में ये बताया कि ट्रेन संख्या 12506 रघुनाथपुरा स्टेशन की मुख्य लाइन से गुजर रही थी, तभी उसे 6 डब्बे पटरी से उतर गए। सूचना मिलते ही मौके पर रेलवे विभाग के अधिकारी राहत बचाव की टीमें लेकर पहुंच गए और हादसे की वजह को अभी तक पता नहीं लगाया गया है। जब इसमें कुछ अपडेट आएगा तो आपको टीवी भारत 24 पर देखने को जरूर मिल जाएगा। अभी हमने हाल ही में कई सारे ऐसे इंसिडेंट देखे हैं जहां पर पटरियों के ऊपर पत्थर जमाए हुए हैं। अब इसके पीछे ये कारण है या नहीं है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जब लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती जा रही है, अब कहीं इसका कारण वो ना निकले। मैं तो बस इतना ही चाहता हूं। वहीं बात करेंगे आज की आखिरी हेडलाइन के बारे में तो वो निकल कर आ रही है इजराइल से ही। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू है, उनकी सरकार को एक बहुत बड़ी राहत मिली है इस हमास से चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। दरअसल उनके जो विपक्षी नेता है बेनी गेजेट्स, उन्होंने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के बाद में उन्होंने सरकार बनाने की सहमति को मंजूरी दे दी है। मतलब उनका जो बेंजामिन नेतन्याहू की जो पार्टी है, आपको पता होगा कि इजराइल के अंदर पिछले 5 सालों में या फिर 4 सालों में 5 बार इलेक्शन हो चुके हैं और हर बार नया नया प्रधानमंत्री चुन के आते हैं, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू खुद ही चुनकर आते हैं। अब जो गेजर्स हैं वो उनके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं कि वो इजराइल के पहले के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और साथ ही मिलिट्री के चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं। अब ये तो हो गई आज की हेडलाइंस। अब बात कर लेते हैं आज की खास खबर के बारे में। दरअसल 10 अक्टूबर के दिन जब ये इजराइल और जो हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसी बीच लेबनान का जो हिजबुल्लाह ग्रुप है वो भी वॉर के अंदर कूद पड़ा। लेबनान की तरफ से कुछ एक रॉकेट फायर किए गए थे। उसी समय गलती से उन्होंने सायरन भी बजा दिए थे रॉकेट लॉन्च होने से पहले इजराइल के द्वारा। फिर सायरन को रोका गया, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही वापस से रॉकेट फायर होना शुरू हो गए। उसके बाद मिलिट्री ने भी अपना एक्शन दिखाना शुरू किया। कुछ एक जगहों पर हवाई हमले भी किए गए और हिजबुल्लाह के कुछ एक जो गुट थे या फिर कुछ एक उनकी जो टेरिटरी थी वहां पर बम भी गिराए गए।
उसके बाद आगे की बात करेंगे तो इजराइल की तरफ से एक और नई न्यूज़ निकलकर सामने आई है। अब ये कितनी सच्ची है कितनी झूठी है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमास के द्वारा पैलेस्टाइन में रह रहे लोगों को ये कहा गया कि अब उनको भी जंग के अंदर कूद जाना चाहिए और इजराइल का भरपूर विरोध करना चाहिए। वैसे बता दूं कि जो पैलेस्टाइन वाला इलाका है वहां पर ऑलरेडी उनका विरोध चल रहा है, लेकिन सिर्फ आंदोलन के तौर पर, ना कि किसी भी प्रकार की हिंसा की जा रही है। अगर इस बार हिंसा होती है तो आपको बता दूं कि पैलेस्टाइन के अंदर मिलिट्री राज है इजराइल का, वहां पर गवर्नमेंट नहीं है किसी भी देश की कोई सी भी। वहीं आगे बात करेंगे तो अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है वो भी आपको बता दें। दरअसल गाजा के अंदर तकरीबन 1000 लोगों की मौत आने की खबर पुष्टि हो चुकी है। वहीं बात करेंगे दोनों साइडों से मिलाकर 8000 लोग घायल हैं और साथ ही 1200 इजरायली लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। वहीं बात करेंगे कि इजराइल के द्वारा जो एयर स्ट्राइक की गई थी लेबनान के अंदर, उसके अंदर भी 3 आतंकी लोगों की मरने की खबर सामने आई है और कितने लोग इंजर्ड हैं उसके बारे में कोई भी इतनी खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। वहीं बात करेंगे कि अब आपको जैसा पता होगा कि जो गाजा स्ट्रिप है वहां पर फूड सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वगैरह सब कुछ बंद कर दिया गया है इजराइल के द्वारा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर यह आ रही है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई जहां पर उन्होंने ये कहा कि अगर जल्द ही उनको खाना नहीं मिला या फिर पानी नहीं मिला तो भूख की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। तो इसके लिए उनको किसी भी प्रकार की सुरक्षा पहुंचानी पड़ेगी, लेकिन इजराइल ने इसको भी साफ तौर पे मना कर दिया है। अब इसी को राहत देते हुए अमेरिका बीच में कूद पड़ा है। उसने ये कहा है कि क्यों ना इजिप्ट से बात करके इन लोगों को वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन इजिप्ट की तरफ से भी जवाब आ गया है। आपको पता होगा इजिप्ट और ये उनके बीच में बॉर्डर है जिसे रजा क्रॉसिंग बोला जाता है। अब इसी क्रॉसिंग के बीच में इजिप्ट ने बैन लगा दिया है, किसी को भी पार करने की इजाजत नहीं है। हालांकि एक दिन के अंदर 400 लोग आ सकते हैं, लेकिन कहां आबादी 22 लाख की और कहां पर 400 लोग, बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है गाजा स्ट्रिप के अंदर। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब भूख से मरने की समस्या हो सकती है, हमास जैसा आतंकी गुट जिसके पास 5-5, 6-6 हज़ार रॉकेट, उनके पास इतने एडवांस वेपन्स हो सकते हैं, खाना उन्होंने स्टोर नहीं किया होगा क्या? वैसे बता दूं कि हमास के पास जो इनकम आती है, उनके पास इतना जो पैसा आता है, उनके 2 बड़े रिसोर्सेज हैं। सबसे पहला रिसोर्सेज तो है खुद गाजा पट्टी। आपको पता होगा कि दुनिया की सबसे डेंस जगह है। डेंस जगह ऐसे है कि इतने छोटे से इलाके के अंदर तकरीबन 41 किलोमीटर के एरिया के अंदर 23 लाख से ज्यादा की आबादी वहां पर रहती है। तक आप ऐसे मान के चलिए कि एक पूरा जनसंख्या विस्फोट हुआ है वहां पर। लगातार बढ़ रही पॉपुलेशन की वजह से गाजा पर भी प्रेशर पड़ता जा रहा है। अब इन लोगों की फूड की समस्या तो है ही है। ज्यादातर जो इस प्रकार के देश है वो यूनाइटेड नेशन के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। ह्यूमैनिटेरियन जो एड आती है, अगर वो मिलती है तो ही ये खाना खा पाते हैं, वरना नहीं खा पाते, जैसा कि हमारा पाकिस्तान भी है। वहीं बात करेंगे लास्ट में तो जो अरब देश इनको सपोर्ट कर रहे हैं। पहले फंडिंग की बात कर लेते हो तो सबसे पहले गाजा पट्टी से आने वाला जो टैक्स है वो हमास के पास जाता है। दूसरा है कतर के द्वारा। दरअसल कतर हर साल 1.3 बिलियन डॉलर यानी एक महीने के अंदर तकरीबन 300 बिलियन डॉलर के आसपास एड देता है हमास को, और इसके अंदर ईरान का भी कुछ ना कुछ जो सामान है वो भी मिलता रहता है, हथियार भी मिलते हैं, पैसा भी मिलता है और भी सारी चीजें मिलती हैं। तो ऐसे करके हमास के पास पैसा तो अच्छा खासा होता है, जो कि ये सिर्फ बम ही खरीदते हैं, खाना वाना वगैरह नहीं खरीदते। अब लास्ट में बात करेंगे क्यों हमास के साथ में नहीं है जो अरब नेशन है वो। दरअसल देखा जाए तो अरब नेशन है वो फिलिस्तीन को लेकर उनके बीच में अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया था, न कि हमास गुट को लेकर। हमास एक आतंकवादी गुट है जहां पर इलेक्शन होना 2006 से ही बंद हो गए थे। उसके बाद वहां पर जो हालात है वो और भी ज्यादा बद से बदतर होते गए। अब ना तो उनको रशिया की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, कतर भी खुल के सपोर्ट नहीं कर सकता इनको। अब प्रॉब्लम है वो टाइम के साथ और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। आप मान के चलिए कि अरब कंट्रीज तो कोई भी इनको सपोर्ट नहीं करने वाली, और खास तौर पर यूएई की बात करें जो कि एक टाइम पे बहुत बड़ा सपोर्टर था इनका, उसने तो अपने हाथ पहले ही पीछे खींच लिया और इजराइल के साथ में अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। सऊदी अरेबिया की तरफ से इतना कुछ क्लियर नहीं आया है, लेकिन यमन के अंदर, इन सारे देशों के अंदर छोटी मोटी रैलियां निकलती रहती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं कल फिर आपसे एक और वीडियो के साथ में, तब तक देखते रहिए टीवी भारत 24। जय हिंद, जय भारत।